डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हमारी किसानों की समस्या का समाधान करने हम आ चुके हैं कार्यक्रम हेलो किसान लेकर। आपको सभी जानते हैं कि हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों की समस्या का समाधान करते हैं, जानकारियों का विस्तार करते हैं और कुछ खास विषय लेकर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम खेती किसानी में परिवर्तन ला सके, हमारे किसान भाइयों की लागत को कम करके उनके मुनाफे को बढ़ाया जा सके, ये कोशिश लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। ये उद्देश्य इस कार्यक्रम का होता है। तो हर बार की तरह अलग अलग अंश, अलग अलग विषय इस कार्यक्रम के होते हैं। तो आज कौन से विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और कौन से विषय से जुड़ी हुई जानकारियां आप तक पहुंचेंगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज हम पराली प्रबंधन पर। कितना महत्वपूर्ण है, कैसे पराली प्रबंधन में आप अवसर तलाश सकते हैं, साथ ही किन्नों के बागों की देखभाल कितनी महत्वपूर्ण है और मौजूदा समय में आपको क्या सावधानियां बरतनी ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। इन दोनों विषयों पर बहुत बारीक जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कार्यक्रम के माध्यम से आज हम करेंगे। आपको पता है कि इस कार्यक्रम में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस कार्यक्रम में एक भूमिका ऐसी निभाते हैं जिसके जरिए आदान प्रदान जानकारियों का हम करते हैं, आपके सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। सबसे पहला माध्यम टोल फ्री नंबर का, आप सभी जानते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800113060, 1800113061। लेकिन फ़ोन करते समय आपको 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली, आपकी टेलीविज़न की आवाज़ कम हो, साथ ही आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जा सके और कोई भी समस्या हमारी बातचीत में ना उत्पन्न हो, ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सएप करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जहां से अपना सवाल भेज रहे हैं, अपना नाम और जगह का नाम सवाल के साथ लिखना ना भूलें। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो बेझिझक इस कार्यक्रम से जुड़िए और अपनी समस्या का समाधान पाइए कार्यक्रम हेलो किसान के जरिए। अब वक्त हो गया उन लोगों से मिलने का जो इस कार्यक्रम की आन बान शान है और आप करते हैं आपकी समस्या का समाधान। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी से। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली से। आपका बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ राजू लाल भारद्वाज जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर हैं, कृषि महाविद्यालय बाड़मेर, राजस्थान से। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी से। डॉक्टर दिनेश जी, पराली की जब हम बात करते हैं तो सबका ध्यान सिर्फ एक विचार पर जाता है और सबकी एक मनोस्थिति बनी हुई है कि पराली किसान भाई जलाते हैं और प्रदूषण होता है। तो सबसे पहले इस मिथ्या को मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये मिथ्या है, और सबसे पहला ख्याल यही क्यों आता है कि पराली जलाने से प्रदूषण होता है? क्या किसान भाई पराली को इसलिए सिर्फ ना जलाएं कि प्रदूषण कम होता है, या पराली ना जलाने के और भी कई अवसर या कोई फायदे इसमें हो सकते हैं? जी बिल्कुल, किसी भी दृष्टिकोण से पराली का जलाना ठीक नहीं है। चाहे हम आर्थिक दृष्टिकोण देखें या भूमि की उर्वरता को देखें, उसके स्वास्थ्य को देखें या पर्यावरण को देखें। निश्चित तौर पे पराली जलाने से प्रदूषण होता है और लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और कई प्रकार की समस्याएं इंसानों में आ जाती हैं। एक तो ये समस्या, दूसरी तरफ ये एक बहुमूल्य संसाधन है। इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, उपस्थित हैं। इसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं जो किए जा सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि जब हम धान उगाते हैं या कोई भी फसल उगाते हैं तो वो मिट्टी के अंदर से पोषक तत्वों को लेता है, साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। यानी ये जो पराली है ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तमाम तरह के तत्व होते हैं। अगर हम जलाते हैं तो इन तत्वों का नुकसान होता है जो अगर हमारी मिट्टी में मिला दिए गए होते
बढ़े तो इसकी उर्वरता काफ़ी हद तक हम बढ़ा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। कुल मिला के पराली जलाने से नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसके जो वैकल्पिक उपयोग हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। बिल्कुल। और मौजूदा समय में किसान भाई इस चीज़ के लिए जागरूक भी हो रहे हैं। हमारी सरकार की तमाम व्यवस्थाएं भी हैं, तमाम क्षेत्रों में लोगों तक ये जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं, व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है। लेकिन और क्या कुछ इसमें खास हो सकता है, कैसे इन तमाम व्यवस्थाओं का आप लाभ ले सकते हैं? डॉक्टर दिनेश जी से आज भरपूर फायदा लेंगे और तमाम जानकारी उनसे जानेंगे। आप भी इस मौके का फायदा उठाइए और इस विषय से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप सीधा कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। पिछले काफी समय से देश के कई हिस्सों में एक तरह के प्रदूषण यानी स्मॉग की समस्या देखी जा रही है और इस बढ़ते प्रदूषण के कारण एक शब्द हम बार बार सुन रहे हैं और वो शब्द है पराली। ये जानना जरूरी है कि आखिर जिस पराली के बारे में हम बार बार सुन रहे हैं वो है क्या। दरअसल धान की फसल से धान की बाली काटने के बाद बचे भाग को पराली कहते हैं। किसान धान की फसल पकने के बाद फसल का ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं क्योंकि वही काम का होता है, बाकी हिस्सा किसान के लिए किसी काम का नहीं होता क्योंकि अगली फसल बोने के लिए खेत खाली करने होते हैं। ऐसे में किसान फसल के बाकी हिस्से को यानी सूखी पराली को आग लगा देते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए पराली प्रबंधन करने पर जोर दिया जा रहा है। पराली प्रबंधन मोटे तौर पर 3 तरह से किया जा सकता है। पहला, कंबाइन कटाई से। कंबाइन से कटाई के बाद फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाकर। दूसरा, बिना पराली जलाए जीरो टिलेज मशीन से बिजाई करके। और तीसरा, एसएमएस लगी कंबाइन से कटाई के बाद हैप्पी सीडर से बुआई करके। कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाकर धान की कटाई करके पराली को आग लगाए बिना निपटाया जा सकता है। पराली काटते समय ही इस मशीन के जरिए पराली के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग किए जा सकते हैं। दरअसल जिस पराली को बेकार समझकर जला दिया जाता है, असल में वो बहुत ही काम की चीज है। वो बेहतरीन खाद भी है, पलवार भी और खरपतवार नाशक भी। किसान फसल अवशेषों को न जलाकर उन्हें खेत में जोतकर खाद बना सकते हैं। ऐसा करने से खाद का खर्च तो बचेगा ही, साथ ही जमीन की पैदावार में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। तो इस रिपोर्ट के ज़रिए हमने समझने की कोशिश की कैसे पराली आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर कर सकता है और कैसे पराली आपके लिए एक अन्य आय का साधन बन सकता है। इसको और विस्तार से समझेंगे, बारीक से समझेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरे विषय की ओर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजू जी का रुख कर लेते हैं। राजू जी, अगर हम बात करें किन्नू के बागों की देखभाल को लेकर तो ये समय कितना उपयुक्त है, कितना महत्वपूर्ण है और इस समय के लिहाज से कौन सी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों को ध्यान रखनी चाहिए? किन्नू बहुत ही महत्वपूर्ण फलदार पौधा है जी, और मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में आर्थिक स्तर पे इसका उत्पादन होता है। जहाँ तक बात है कि हम इसके इस समय क्या क्रियाएं करें, तो ये अभी जो समय आ रहा है इसमें फल पकने का समय है जी। फल पकने में जो किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि तुड़ाई, बहुत सारे किसान भाई तुड़ाई के समय वो विधियां जो वैज्ञानिकों ने इजाद की है कि आप जो है फल को उसके डंठल के साथ में तोड़ेंगे तो उससे क्या होता है कि बाजार में जाने के बाद में लंबे समय तक वो सुरक्षित रहता है जी। ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है कि फलों की तुड़ाई समय अगर किसी प्रकार का कोई काट छाट हो जाती है या कोई कट लग जाता है और उसके बाद में हमने ग्रेड नहीं किया और बाजार में ऐसे भेज दिया जी, तो बहुत जल्दी ही और इससे जल्दी खराब हो जाते हैं। इससे हमारा 30 से 40% फलों का नुकसान होता है, जो बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसमें किसान भाई तुड़ाई के समय विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि पके हुए फलों को ही तोड़ें। और ये ऐसा फल है जो तुड़ाई करने के बाद में नहीं पकता है। कई बार बाजार भाव अच्छा होने के कारण से कच्ची अवस्था में तोड़ लेते तो वो पोषक इतने जो होने चाहिए उस फल में वो नहीं हो पाते। तो समय पे उसकी तुड़ाई करें, उसके बाद उसकी ग्रेड करें। ग्रेड करने के बाद में व्यवस्थित तरीके से उसको पैक करके बाजार में ले जाएंगे तो किसान भाइयों को भी निश्चित रूप से आय भी अच्छी होगी और हमारा जो उत्पाद है वो लंबे समय तक बाजार में रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जी,
तो किन्नू के बागों को लेकर इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो डॉक्टर राजू जी ने आपको बताई है, इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य जानकारी आप किन्नू के बागों से लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर राजू जी की यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठा सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से भी जुड़ी एक रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। किन्नू नींबू वर्गीय प्रजाति के फलों में आता है। दरअसल किन्नू नींबू वर्गीय किस्मों के फलों की संकर फसल है जो कि मानव निर्मित है। इसके फल सुनहरे संतरी रंग के होते हैं। किन्नू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खेती की बात करें तो वैसे इसकी खेती देश के कई हिस्सों में की जाती है, लेकिन पंजाब और उसके आसपास के इलाकों और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। बता दें कि किन्नू एक बहुवर्षीय फसल है, इसलिए इसके बागों की देखभाल पूरे साल ही करनी चाहिए। लेकिन जिन किसानों ने किन्नू के बाग लगा रखे हैं उन्हें इस समय कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय किन्नू के बागों में विल्ट की समस्या देखी जा रही है। इसमें पेड़ सूखने लगता है। बचाव के लिए समन्वित रोग और कीट प्रबंधन करें। सूक्ष्म पोषक तत्वों का ध्यान रखें। इस समय किन्नू के फल बढ़वार की अवस्था में हैं, ऐसे में सिंचाई की उचित व्यवस्था करें और बागों में नमी बनाए रखें। बूंदार सिंचाई पद्धति से सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से सिंचाई करने की व्यवस्था नहीं है तो 7 से 8 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। ऐसा करने से फल का विकास अच्छा होगा। वहीं दिसंबर और जनवरी में फल तोड़ाई के लिए तैयार होने लगते हैं। किसान समय पर फलों की तोड़ाई करें और फलों की ग्रेडिंग या श्रेणीकरण करके ही उन्हें बाजार में भेजें। इससे मुनाफा होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। तो किन्नू के बागों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं और किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मौजूदा समय के हालातों के हिसाब से, इसको इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, हमने पराली प्रबंधन को लेकर तमाम पहले भी प्रोग्राम किए हैं और अभी भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है? जहाँ सरकार हर साल इतने प्रयास करती है, किसान भाइयों को जागरूक करती है, कमी कहाँ रह जाती है? कौन से गैप को हम ब्रिज नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से समस्याएं निकल कर सामने आती हैं, और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे किसान भाइयों तक ये सही जानकारी पहुँचे? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को लगातार इसके बारे में बताया जाता है, इसका बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। आजकल हर तरफ से देखा जा रहा है, किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि फसल का विविधीकरण करें। जरूरी नहीं कि हर साल आप धान ही उगाएं। खास क्षेत्र में विविधीकरण करने के भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। साथ ही साथ किस्में ऐसी ली जाएं जो लंबी अवधि की ना हो। मध्यम अवधि की किस्में अगर आप लेते हैं या अगेती किस्में लेते हैं, कम समय में पकने वाली, हमारे बासमती की बहुत सारी किस्में ऐसी आ गई हैं जो 120-125 दिन में पक जाती हैं। इस तरह की किस्में अगर लेते हैं, इनका भूसा का भी उत्पादन कम होता है और फिर आपके गेहूं के बुआई में देरी नहीं होगी। साथ ही साथ सरकार की तरफ से बहुत अच्छी मशीनें दी जा रही हैं, छूट पे मशीनें दी जा रही हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी पूरी इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है जिससे कि मशीनें पहुँचें। लेकिन फिर भी सब किसानों तक मशीनें नहीं पहुँच पाती किसी कारणवश, या तो उनकी उपलब्धता नहीं है उन किसानों के पास, या वो महंगी मिल रही है, या कोई भी कारण हो, लेकिन हर किसान को मशीन नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उसका जो स्टॉक का प्रबंधन है उसमें किसानों को दिक्कत आ जाती है। जी डॉक्टर दिनेश जी, क्या इन मशीनों की जो पहुंच है वो थोड़ा महंगा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए किसान भाई अप्रोच नहीं कर पाते, या फिर बात करें कि किसान भाइयों के पास मशीनें तो हैं लेकिन उनकी जानकारी नहीं है? और इसमें जब हम चर्चा करते हैं तो कस्टम हायरिंग सेंटर को लेकर एक वाकया जिक्र आता है। कस्टम हायरिंग सेंटर का क्या रोल है और क्या ये हमारे देश के तमाम राज्यों में स्थापित हो चुका है? क्या किसान भाई इसका भी लाभ लेकर पराली प्रबंधन कर सकते हैं? वो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है कस्टम हायरिंग सेंटर का। कस्टम हायरिंग सेंटर से किसान भाई हायर कर सकते हैं मशीनों को अपनी आवश्यकता अनुसार, और ये सस्ता पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर किसान उस मशीन को खरीदे, सारे किसान खरीदें, सारा गांव खरीदे, ऐसा नहीं है। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए सरकार बहुत अच्छी मदद कर रही है और जिसमें 80% तक छूट और अनुदान अलग अलग इक्विपमेंट पे दिया जाता है या मशीनरी पे भी दिया जाता है। तो कस्टम हायरिंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, उनको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो छूट दी जा रही है, इसकी कई बार
किसान भाइयों को जानकारी भी नहीं होती। विस्तार से आप इसकी जानकारी लें और अपनी आवश्यकता अनुसार मशीन लें। कई बार ऐसा होता है इसमें कई तरह की मशीनों का प्रयोग होता है, तो किसान आपस में भी साझा कर सकते हैं कि भाई ये मशीन मैंने ले ली, दूसरी वाली तुम ले लो, तीसरी वाली मैं ले लो। कटाई की मेरे पास है, बुआई की आपके पास है, या जो फसल अवशेष है इनके प्रबंधन की तीसरे के पास है। तो ऐसा भी करते हैं गांव में, आपस में हम लोग समन्वय एक दूसरे से। जी, तो आपसी समन्वय के साथ भी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी पराली के साथ साथ अपने आसपास के किसान भाइयों की पराली का प्रबंधन करके आप अत्यधिक आय का जरिया भी बना सकते हैं और अपनी खेत की गुणवत्ता को और बेहतर कर सकते हैं। और ये तमाम जानकारी अगर आप तक पहुंच रही है तो इन जानकारियों का आप सही समय पर इस्तेमाल कीजिए, तभी इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकेंगे और किसान भाइयों की आय को भी हम बढ़ा पाएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। सियाराम वैष्णव हैं अजमेर राजस्थान से। सियाराम जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सियाराम जी, सवाल पूछिए अपना। राम राम साहब। राम राम जी। जी, हमारे यहाँ अजमेर जिले में किन्नू की खेती हो सकती है क्या? जी सियाराम जी, आपके सवाल को शामिल करते हैं। डॉक्टर राजू जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राजू जी, दर्शक हमारे अजमेर में किन्नू की खेती करना चाहते हैं, क्या संभव है? क्या पर्यावरण, वहाँ का जलवायु, सब कुछ उनका समर्थन करेगा? सियाराम जी, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। बगीचा लगाने से पहले आप वैज्ञानिक से संवाद करना चाहते हैं कि क्या यहाँ किन्नू लग जाएगा। अजमेर ज़िले में किन्नू लगने की पूरी संभावना है। आराम से वहाँ किन्नू की खेती की जा सकती है, क्योंकि अभी वर्तमान में अपने चित्तौड़ ज़िले में किन्नू की खेती किसान भाई करना शुरू करते हैं। 2-3 बातों का आप मेरा ध्यान रखिए, और अगर वो बातें आपके खेत पे लागू होती है तो आप किन्नू का बगीचा लगा सकते हैं। पहली चीज़, आपका खेत जो है गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। जैसे वहाँ पे कई जगह अजमेर में ऐसी जगह है जहाँ पे नीचे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लोग जो है मड्डा बोलते हैं, वो करीबन 10 फीट तक नहीं होना चाहिए जी। एक बार आप अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। वो मिट्टी की जांच की रिपोर्ट्स की जो पीएच मान आएगा वो 7.5 और 7.5 से आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो नींबू वर्गीय जो पौधे हैं वो पीएच को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील है। इसके साथ साथ में एक बार पानी की जांच भी कराएं। आपके कुएं के पानी का ईसी जो है वो 1 और 1.5 के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है
तो आप जो है आपके वहाँ पे किन्नू की खेती कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी एक चीज़ आप और ध्यान रखना है कि पहली बार में बहुत बड़े स्तर पे आप नहीं जाएं, क्योंकि हम ये देखें कि गंगानगर और हनुमानगढ़ और पंजाब और हरियाणा की जो जलवायु स्थिति है, वहाँ जो गुणवत्ता युक्त फल बनता है वो आपके वहाँ नहीं बनेगा, पर निश्चित रूप से उत्पादन आपको मिलेगा और फल बेचने योग्य में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ आसपास में कुछ किसान भाइयों ने ये लगाए हैं और वो सफल रहे हैं। जी डॉक्टर राजू जी, इसमें एक सवाल मैं और भी जोड़ना चाहूँगा कि क्या हम ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में किन्नू की खेती कर सकते हैं? खासकर जब मौसम की बात होती है तो कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा इसकी खेती की जाती है, लेकिन क्योंकि आपने अजमेर का जिक्र किया तो और भी जो हमारे मैदानी इलाके हैं जहाँ पर कहें कि तापमान बहुत ज़्यादा चला जाता है, क्या वहाँ पर भी संभव है? और क्या ग्रीन हाउस पॉली हाउस का इस्तेमाल करके किन्नू की खेती में आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? मैं इस मामले में आपको ये कहना चाहता हूँ कि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस अपने आप में किसानों के लिए बहुत आर्थिक भार देने वाली क्रिया है, और ऐसे में हम वो चीज़ें उत्पादित करें वहाँ पे जिनसे हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हो, जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा हो। किन्नू एक सामान्य फलदार पौधा है और आजकल भंडारण की ऐसी व्यवस्था हुई है कि हम साल भर इसको भंडारित रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, या जो आप कहना चाह रहे हैं कि संरक्षित खेती के बजाय इसको समन्वित खेती प्रणाली के साथ में अगर हम करते हैं तो हम आसानी से बाह्य वातावरण में इसको पैदा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि तापमान सहने की क्षमता इसमें पर्याप्त है, तापमान से इसको बहुत बड़ी हानि नहीं होती है। हाँ, अगर इसकी प्रूनिंग हम सही करते, क्योंकि तापमान से एक ही इसको नुकसान होता है, वो होता है सूर्य की डायरेक्ट रोशनी अगर फल पे गिरती है तो उसको हम सन स्काल्ड बोलते हैं कि उससे जलन हो गया जी। तो ये इसका नियंत्रण हम प्रूनिंग अगर सही कटाई छटाई कर ले और पौधे को थोड़ा सघन रखें जी, तो ये समस्या हमारे नहीं आएगी। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इसको हम इतने आर्थिक इंटेंसिव या बहुत ही खर्चीले पर्यावरण में नहीं ले जाएं और बाह्य वातावरण में इसको आसानी से उत्पादित कर सकते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए आप अपना। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं पराली प्रबंधन पे ये पूछना चाहता हूँ कि जो किसान लेट में धान लगाते हैं और धान लेट में करता है, उनको तुरंत बुआई होती, गेहूं की बुआई करनी होती है, तो ऐसी दशा में धान की पराली का मशीनें ज्यादा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एक कहावत पुरखों ने कहावत कह गए कि प्यारा कार्तिक 3 साल, अगर खेती हमने नहीं बोई तो उसमें हो जाती बेकार। इसी जल्दबाजी में वो सब कोई आग लगाते, कोई कुछ करते, उससे कितना नुकसान होता है उनको पता नहीं होता। तो इस पे क्या ध्यान देना चाहिए? दूसरी जो हमारा ये किन्नू है, तो किन्नू जो हमारा जैसे कहीं पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कहीं मौसम बदल रहा है, और कहीं पर बलुई दोमट मिट्टी है, कहीं चिकनी, कहीं पर जो है जल का गहरा भूजल है, कहीं पर उथल भूजल। तो ऐसी स्थिति में कहाँ पे अच्छा बाग तैयार किया जा सकता, पैदावार ली जा सकती है? जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है नंदस्वरूप जी। रुक करते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी का। एक सवाल हम भी पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने जो पराली काटी है ये मशीन से काटी है? क्योंकि आप बता रहे मशीनें हमारे पास नहीं है, तो आपने हाथ से कटाई करी है धान की या मशीनों से करवाई है? हेलो नंदस्वरूप जी, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, एक्चुअली डॉक्टर दिनेश जी, इनका सवाल ये था कि जो किसान भाई लेट धान लगाते हैं वो अगर मशीनों से कटवाएं या फिर हाथ से काटें तो किस तरीके से पराली का प्रबंधन करें, क्या क्योंकि इनके क्षेत्र में मशीनें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं? जी जी, निश्चित तौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर धान की कटाई हाथ द्वारा की जाती है, तो उसमें जो रेजिडू मैनेजमेंट है उसकी कोई खास समस्या नहीं आती, क्योंकि ये आप पराली काट के बड़ी आसानी से खेत के बाहर ले जा सकते हैं। अब आपका सवाल है हम गेहूं कैसे करें, तो निश्चित तौर पे इस अवस्था में अगर आपने हाथ से कटाई की है तो जीरो टिल डिल या जीरो कम फर्टिलाइजर डिल मशीन आती है, सब जानते हैं, गेहूं की बुआई की जाती है उससे। जीरो टिल डिल से पन्नगर से बनाई गई थी और करनाल से भी बनती है, और आजकल हर शहर में ये मशीन मिलने लगी है। तो आप जीरो टिल डिल मशीन से सीधे गेहूं की बुआई कर सकते हैं। और अगर आपने कंबाइन से हार्वेस्टिंग की है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां से ये बोल रहे थे, कह रहे थे कि मशीनें नहीं है, तो भी आप इनका प्रबंधन कर सकते हैं। अब मशीनें आती हैं दूसरे तरह की, बहुत छोटे लेवल की मशीनें आती है, उनसे इसको इकट्ठा किया जा सकता है, या मैनुअली भी लेबर लगा के आप उस भूसे को काट छाट के इकट्ठा कर सकते हैं, खेत के बाहर ले जा सकते हैं, और फिर आप फर्टीसीड ड्रिल जो मशीन है आपकी जीरो टिल ड्रिल, उससे आप इसकी बुआई गेहूं की कर सकते हैं।
जी, तो आप इस तरीके से अपनी पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे जो दर्शक थे नंदस्वरूप मिश्रा जी, अगर इसी तरीके की समस्या का सामना आप भी कर रहे हैं तो इस प्रकार से समस्या से निपटारा कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और दर्शकों के सवाल को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण में तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हमारे दर्शक थे, उन्होंने एक सवाल किया था, लेकिन उससे पहले एक दर्शक और जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। कन्हैया लाल प्रजापति हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। कन्हैया जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ग्राम बालोदा लखा जिला उज्जैन से बोल रहा हूँ, कन्हैया लाल प्रजापति जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, वो पराली मतलब का वो इकट्ठी करते हैं, इसका खाद कैसे बनाया जाता है, कृपया हमें मतलब इसे विस्तार पूर्वक समझाइए। जी, आपकी समस्या का समाधान करते हैं और आपको खाद बनाने की जानकारी चाहिए। डॉक्टर दिनेश जी। जी देखिए, पराली का एक बहुत अच्छा उपयोग है, वो है आप इसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास जानवर हैं वो सीधे सीधे, अब जाड़ों के दिन आ रहे हैं जिससे सीधे सीधे जानवरों के नीचे बिछाली के रूप में धान की पराली को आप बिछा सकते हैं, बिछावन के रूप में। इस पराली में क्या होगा कि गाय या भैंस या जो भी आपके जानवर हैं उनका पेशाब एब्जॉर्ब होगा, वो शोषित होगा उसमें, साथ ही साथ गोबर भी मिक्स हो जाएगा। इस सारे मिश्रण को आप तीसरे दिन दूसरे दिन बदलते रहें। बदल बदल के जो आपने गड्ढे बनाए हैं, गड्ढे आपको बनाने पड़ेंगे, थोड़ा ऊंचे स्थान पर आप गड्ढे बनाएं। उन गड्ढों में इनको तह दर तह, इनकी तह दर तह आप लगातार बनाते जाएं और कई गड्ढे आप बना सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो गोबर जो हमारा है और जो मूत्र है उसके साथ इसको मिला के आप खाद तैयार कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लगता है, इसमें करीब आपको 180 दिन 5-6 महीने का टाइम लगेगा इनको गलने सड़ने में। तो आप इंतज़ार कर सकते हैं और अगली फसल में इस कंपोस्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर और जल्दी गलाना सड़ाना है तो इसके लिए टीके आते हैं, डिकम्पोजर आते हैं, कुछ फंगस के टीके आते हैं, जिनका प्रयोग आप जानकारी लेके कर सकते हैं। उससे ये जो गलाव है, गलना सड़ना है इस धान की पराली का, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। यही एक आसान तरीका है जो आप
इस्तेमाल अपना कर सकते हैं। जी कन्हैया जी, तो आप इस तरीके से जैविक खाद भी बना सकते हैं और जिस तरीके से डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने बताया, आप इस प्रक्रिया को अपनाइए और आप देखेंगे कि आपकी पराली का समाधान आसानी से हो जाएगा। रुक करते हैं डॉक्टर राजू जी का। डॉक्टर राजू जी, हमारे दर्शक थे जो नंदस्वरूप मिश्रा जी, उनका सवाल था कि जिस तरीके से पर्यावरण की परिस्थितियाँ बदल रही हैं, चुनौतियाँ बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे दौर में एक सवाल उसमें उन्होंने ये भी ऐड किया कि मिट्टी की कितनी बड़ी गुणवत्ता और कितनी बड़ी भूमिका होती है किन्नू के बाग को स्थापित करने में, और साथ ही जो ये पर्यावरण परिस्थितियां हैं जो चुनौती बनकर निकलकर सामने आ रही हैं, इन सभी चीज़ों से निपटारा करते हुए कैसे एक अच्छा बाग स्थापित किया जा सकता है। नंद किशोर जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि पर्यावरणीय परिस्थितियां बदल रही हैं, और नंद किशोर जी मैं आपको सही जवाब देना चाहूँगा कि पर्यावरणीय परिस्थितियों को बदलने से रोकने का सबसे महत्वपूर्ण जो इलाज है वो है उद्यानीय फसलों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जी, बगीचे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। वही एक ऐसी विधि है जिससे हम पर्यावरण के परिवर्तन को रोक सकते हैं। बिल्कुल। अब जहाँ तक किन्नों के लिए आप बात करना चाहते हैं, किन्नों नींबू वर्गीय फल है और इसकी वाइड मतलब बहुत बड़ी जलवायु क्षेत्र में इसको हम पैदा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जलवायु परिस्थितियों में, जैसे मैं आपको बात बताऊं कि सामान्य से मतलब नीचे तापमान नहीं जाए सर्दियों में, जैसे ऐसा कि पाले वाली स्थिति जहाँ पे नहीं आती हो, 4 डिग्री से ऊपर रहे, 10 डिग्री रहे तो बहुत अच्छा है। और सामान्यतः इसके लिए जो है 24-25 डिग्री का तापमान सर्दियों में, और गर्मियों में ये 35-40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली स्थिति तक आसानी से पनपता है, इसे कहीं कोई तकलीफ नहीं आती है। दूसरी इसके लिए एक अतिरिक्त आवश्यकता जो होती है वो है कि सर्दी काल में थोड़ी नमी होनी चाहिए वातावरण में। जब इसका फल लग रहा होता है, कई बार फल लगते समय अगर नमी की कमी है और तापमान ज़्यादा है तो फल बड़ा कठोर हो जाता है, या एक काय के विकार जिसको हम बोलते हैं कणिकाइन हो गया, अंदर से जूस नहीं निकलेगा। तो वो थोड़ा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तापमान जहाँ गर्मियों में रहता है और जहाँ पानी की कमी है, नमी की कमी है वातावरण में, वहाँ पे हम किन्नों को नहीं उगाते हैं। दूसरी चीज़ जो मिट्टी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, मिट्टी की इसकी पहली शर्त यह है कि मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो चूना है मिट्टी में, जो चूना पाया जाता है उसकी मात्रा 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भूमि का जो pH मान है वो 7.5 होना चाहिए, और पानी का जो EC है वो 1 से 1.5 के बीच का होना चाहिए। और गहराई इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कारक है कि मिट्टी गहरी होनी चाहिए। कम से कम भी जो है 2 मीटर 6 फीट से लेके 8 फीट गहराई वाली मिट्टी जो होती है वो किन्नों के उद्यान लगाने के लिए सर्वोपरि होती है। किसान भाइयों की, बहुत सारे किसान भाइयों की ये मान्यता रहती है कि ये तो बड़े पेड़ हैं, हम कहीं पे भी लगा देंगे तो हो जाएंगे। देखिए किसान भाइयों, बड़े पेड़ हैं पर इनको भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इनको भी एक अच्छे वातावरण को, जमीन से अच्छा वातावरण मिलेगा तो वो उत्पादन लगने को लग जाएगा। पर हम ये चाहते हैं कि 1.5 क्विंटल पैदावार चाहिए एक पौधे से, 2 क्विंटल पैदावार चाहिए, तो निश्चित रूप से जलवायु परिस्थितियां भी उसके फेवर में होनी चाहिए और मृदा भी उसके फेवर में होनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो नंदस्वरूप मिश्रा जी आप ध्यान में रखकर अच्छे बाग की स्थापना कर सकते हैं। डॉक्टर राजू जी, एक दर्शक हमारे साथ और है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। रामचंद्र मेहता मधेपुरा बिहार से हैं। रामचंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। रामचंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। जी अपना सवाल पूछें। किन्नू का खेती मधेपुरा जिला में हो सकता है? जी, आपका भी वही सवाल है। डॉक्टर राजू जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको जलवायु परिस्थितियों के बारे में आपको मैंने बताई। हाँ, किन्नों की खेती आपके मधेपुरा बिहार में हो सकती है। थोड़ा सा 2-3 चीज़ें आप जरूर देख लें। आपके आसपास में क्या नींबू की खेती अच्छे से हो रही है? नींबू में कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है? और उसके बावजूद भी खेती हो जाएगी, पर आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें जो मैंने अभी भी बताई है कि जलवायु परिस्थितियों में सर्दियों में थोड़ी नमी वाली परिस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना जो है किन्नों के फलों के बढ़ने का और उसमें रस निर्माण का, और वही सारा का सारा उसके मार्केट पे निर्भर करता है। दिसंबर महीने तक उसकी तुड़ाई होती है, तो वो नमी वाला और थोड़े ठंडे वाला मौसम होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मिट्टी जहाँ कठोर है, जहाँ पे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम है, ऐसी मिट्टी में किन्नों की जड़ों की बढ़वार नहीं होती है। तो ये दोनों चीजें किन्नों की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये नींबू वर्गीय फल है, और नींबू वर्गीय फल पूरे भारत देश में बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा नींबू से अलग है कि इसकी थोड़ी स्पेसिफिक जलवायु होगी, फिर भी आप
प्रबंधन करके पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा उपलब्ध करवा के सिंचाई की व्यवस्था अगर आपके पास में पर्याप्त है तो आप जो है आपके क्षेत्र में जो है किन्नों का उद्यान आप लगा सकते हैं। बशर्त है कि हम ये चाहें कि जहाँ पे ये हो रहा वैश्विक गुणवत्ता तो वो थोड़ा सा का अंतर आएगा, पर मार्केटेबल फल आपको मिलेंगे वहाँ पे। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर आप रामचंद्र जी बिहार के अंदर किन्नू के बाग लगाना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान में रखकर अगर ये चीज़ें आपके अनुकूल हैं और बाग के अनुकूल हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, इस क्षेत्र में मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान, जल्द लौट रहे हैं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये लिए हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज हैं। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से डॉक्टर दिनेश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, अगर हम बात करें अपने किसान भाइयों के पराली प्रबंधन को लेकर, हम किसान भाइयों को हर बार एक चीज़ के बारे में और जागरूक करते हैं कि आप फसल चक्र को अपनाइए और सह फसली को आप बढ़ावा दें, क्योंकि इससे आपकी जो लागत है वो भी कम होगी और आपका मुनाफा बढ़ेगा। बात अगर पराली प्रबंधन के क्षेत्र में की जाए तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, सह फसली और फसल चक्र को अपनाना, कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं और कैसे इनकी प्रक्रिया को फॉलो किया जाए? कौन सी फसल चक्र को अपनाकर हम पराली प्रबंधन को सही तरीके में, सही दिशा में ले जा सकते हैं? निश्चित तौर पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे सिंधु मैदानी क्षेत्र हैं ये हमारे, इनमें जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के हिस्से, पश्चिमी बंगाल तक ये बेल्ट हमारी जाती है और इसमें मुख्य तौर पे धान गेहूं फसल चक्र अपनाया जाता है। और कुछ क्षेत्रों में तो ऐसा होता है कि एक ही खेत में लगातार धान गेहूं किसान भाई करते जाते हैं। तो फसल चक्र का विविधीकरण बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि धान गेहूं लगातार उगाने से कुछ राज्यों में पानी का स्तर भी नीचे जा रहा है। बिल्कुल। तो अब जरूरत आ गई है दूसरी फसलों की ओर देखने की। फसलों का विविधीकरण बहुत जरूरी हो गया है। तो धान की जगह पे मक्का एक बहुत अच्छी फसल आई है उभर के, मक्का को लिया जा सकता है। साथ ही साथ और जो रिकमेंडेड फसलें हैं उन पे किसान भाई ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि एक ही फसल लेने से मिट्टी की उर्वरता पे असर आता है, पानी की उपलब्धता में कमी आ जाती है, साथ ही साथ कीड़े मकोड़े बीमारी भी ज़्यादा आती है, किसान भाइयों का खर्चा भी बढ़ता है। तो अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं तो उससे हमारा एक खर्चा भी घटेगा और साथ ही साथ जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसमें भी लगातार आपके बढ़ोतरी आएगी अगर आप फसल चक्रों को अपनाते हैं तो। जी डॉक्टर दिनेश जी, अगर हम बात करें तमाम
चीज़ों का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें पारंपरिक तरीके से, क्योंकि धान की खेती बहुत समय पहले से चलती आ रही है, क्या पहले के समय में भी ये पराली जलाई जाती थी या फिर पारंपरिक कोई तरीके हैं जिससे उसका समाधान किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं जलाई जाती थी पहले, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई अपने खेत पर और अपने घर में जानवरों को रखते थे और जानवरों को इसका चारा भी खिलाया जा सकता है। अभी अभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पराली को चॉप कर दिया जाता है, जो कुट्टी काटने की मशीन होती है उससे भी छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट सकते हैं और हरे चारे के साथ मिलाकर इसको थोड़ा मुलायम भी कर सकते हैं, हल्का पानी छिड़क सकते हैं और फिर हरे चारे के जैसे बरसीम है, अगोला है, जई है, दूसरे हरे चारों के साथ मिलाकर इसको खिला सकते हैं, जिससे हमारे चारे की भी आपूर्ति होती है। जैसा कि किसान भाई और ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हमारे देश में सूखे चारे की और हरे चारे की दोनों चारों की बहुत बड़ी कमी है, तो इसकी फसल को या इस पराली को हम चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सुनने में तो ऐसा भी आया है कि आजकल कहीं कहीं पे गेहूं के भी अवशेषों को जला दिया जाता है, जो कहीं से भी अच्छा नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो गेहूं का भूसा हो, धान का भूसा हो या किसी दलहनी फसल का भूसा, इनको हम जानवरों को बड़ी सुगमता से खिला सकते हैं और इनका मिश्रण हम बना सकते हैं हरे चारे के साथ। जी, तो प्रकृति के प्रति सबसे नज़दीक रहने वाले व्यक्ति हमारे किसान भाई होते हैं और सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे किसान भाइयों के साथ साथ सबकी बनती है कि हम सभी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। और किसान भाई इन तमाम जानकारियों का सही समय पर सही तरीके से लाभ उठाकर अपनी पराली का प्रबंधन करें। एक दर्शक है हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। फिलहाल नागेंद्र सिंह नेगी हैं, मंडी हिमाचल प्रदेश से, उनका सवाल ले लेते हैं। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है, सवाल भी है और सुझाव भी है कि ये जो पराली से अगर गत्ता बनाया जाए और गत्ते की पेटियां जो हिमाचल प्रदेश में हजारों करोड़ का जो फलों का व्यापार होता है, उसके लिए हमें सस्ती और टिकाऊ गत्ते की पेटियां मिलेंगी और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, J&K सभी के लिए ये फायदेमंद रहेगी। सरकारों की समस्या भी हल हो जाएगी, किसानों की समस्या भी हल हो जाएगी, हमें सस्ता वो पड़ेगा, पर्यावरण की समस्या भी हो जाएगी, दिल्ली की घुटन भी बंद हो जाएगी, गैस चैम्बर जो बनता है हर साल जी। और ऐसा सरकारें क्यों नहीं करती, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे शॉर्टकट जो रास्ता है और अच्छा रास्ता ये पराली को ठिकाने लगाने का होगा जी। जी, नागेंद्र सिंह नेगी जी, आपके सुझाव के लिए बहुत शुक्रिया आपका, और आपके सुझाव को हम आगे भी बढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर गौर करे। लेकिन नागेंद्र सिंह नेगी जी, आपको ये भी बता दें हम कि हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। सरकार अपने स्तर पर ऐसे बहुत से कदम उठा रही है जिससे किसान भाई उसको अपना कर अपनी पराली को प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पर क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर दिनेश जी, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनकी भी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर दिनेश जी। निश्चित तौर पर आपका सुझाव सराहनीय है, या तो इस तरफ ध्यान पहले से ही दे दिया गया होगा, नहीं तो सुझाव बहुत अच्छा है और आपकी बात हम इंडस्ट्री तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये एक तरह की इंडस्ट्री या कोई स्टार्टअप को ये कार्यक्रम शुरू करना होगा और इसमें कई तरह की सरकार की स्कीम भी है जिनकी आप जानकारी ले सकते हैं। और जो वैल्यू चेन है, इसका की जो वैल्यू चेन है, उसमें कहीं ना कहीं आप इस तरह के सुझावों को अपना सकते हैं और इस पे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ किया जा सकता है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजू जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजू जी, आपने कार्यक्रम के शुरुआत में दो बातों का बहुत बारीकी से और बहुत जोर देकर जिक्र किया था, पके हुए फलों को तोड़ें और सही समय पर फलों को तोड़ें। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सही समय की पहचान कैसे करें और फलों की पहचान कैसे करें कि फल ये तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अब इनको तोड़कर सीधा मार्केट में ले जाया जा सकता है, और तोड़ने का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए सुबह जाना है तो क्या हम शाम को तोड़ाई करें, दोपहर में करें, सुबह में करें, ये कैसे निर्धारित करें? फलों की तुड़ाई का देखिए, दो प्रकार के फल हमारी प्रकृति में हैं, जिनको एक होते हैं जो तुड़ाई करने के बाद पकते हैं, जैसे आम है, केला है, चीकू है। दूसरा जो नींबू वर्गीय फल है, जिसमें अपन किन्नों की भी बात कर रहे हैं, ये फल ऐसे हैं जो पेड़ पे पकने के बाद में ही तुड़ाई की जाती है। बिल्कुल, जैसे ही पेड़ से अलग किया और इनके जो पकने का प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। इनके ऊपर दूसरे जो हम प्राकृतिक कृत्रिम रूप से जो पकाने का प्रयास करते हैं, उन रसायनों का भी कोई प्रभाव नहीं। तो पहली चीज, पूरी तरह से पकने के बाद में, पूरी तरह से पकने का जो इसका लक्षण है, किन्नों पूरा का पूरा पीले और उससे थोड़ा सा और ज्यादा गहरे कलर में, कहीं कोई हरा चत्था जिस पे नहीं रहेगा। बिल्कुल ध्यान रखिए, संतरा और किन्नों में थोड़ा अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, किन्नों पूरी तरह से पीला हो जाएगा। हाँ। और सिंदूरी कलर जो अपन बोलते हैं कि सिंदूर जैसा कलर उसका होने लगा है,
और कहीं कोई हरा दाग उसमें नहीं रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम थोड़ा सा हाथ से उसको हल्का सा अगर प्रेस करके देखें, दबा के देखें, तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया। मतलब एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि ज़्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना ही फिर बाजार में जाने के बाद उसकी उम्र कम हो जाएगी जी। तो ये थोड़ा सा हल्का टाइटनेस रहे पर पूरा कलर उसका हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद में आपने समय की, देखिए बहुत बड़ी बात है कि हम कौन से समय पे फल की तुड़ाई करें। बिल्कुल। क्योंकि फल जब खेत पे होता है तो उसको सूरज की और जमीन की ऊष्मा प्राप्त होती है, और जिस समय ज़्यादा ऊष्मा हो और उस समय फल तोड़ लें तो उसमें जो अंदर जो क्रियाएं होने वाली है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, उसकी श्वास की दर बढ़ जाएगी और वो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा। तो हमें वो समय चुनाव करना चाहिए जिस समय वातावरण में तापमान कम से कम हो, चाहे तो सुबह जल्दी तोड़ लें और या फिर शाम को थोड़ा सा लेट 3-4 बजे तुड़ाई शुरू। बड़े बगीचे हैं तो दोनों टाइम पे भी हम तुड़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और है, तुड़ाई करने के लिए हम इसमें स्केटियर्स और दूसरी कैंची का प्रयोग करें। कई बार देखा है कि किसान भाई डंडे से तोड़ रहा है या ऊंचा है तो उसको ऐसे ही नहीं, उसके लिए सीढ़ी और लेडल का प्रयोग करें, ऊपर तक जाएं और उसके तो तोड़ने के बाद में ऐसे मोड़ के तोड़ लेता है तो उसके जो अंदर जहां से जुड़ा हुआ है वहां पे एक घाव हो जाएगा। बिल्कुल। और घाव होते ही जैसे अपने कहीं शरीर पे घाव हो जाता है तो उसमें मवाद हो जाती है, वैसी की वैसी स्थिति किन्नों के साथ होती है। बिल्कुल। वो उस घाव से बाह्य वातावरण में जो भी सूक्ष्म जीव है वो उसमें प्रवेश कर जाएंगे, फिर वो फल को नुकसान पहुंचाएंगे। और वो फल को नुकसान, इसलिए उसको काटें। और काटने में अब एक और बात और है, कई बार लंबे लंबे इतने बड़े बड़े जो है कटे हुए उसके साथ आते हैं, एक पत्ती उसके साथ में होनी चाहिए और ऐसा कटें कि उसका जो नीचे जो दबा हुआ भाग है वो उसके बराबर आ जाए, ताकि उसको पेटी में भरते समय वो कटा हुआ भाग दूसरे के चुभना नहीं चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप सही से उसको पेटी में पैक करके और उसके बाद में भेजें। जी राजू जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सही समय से पहचान करें और तुड़ाई करने की जो विधि है उसको भी सही तरीके से आप फॉलो करें। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। इंदर सिंह जी हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। इंदर जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैं महाकाल की नगरी उज्जैन गांव मताना कला से इंदर सिंह जादौन बोल रहा हूं जी। मेरा प्रश्न यह है कि कोई किसान बेलर खरीदना चाहे तो कितना अनुदान मिलेगा, कितने आस पास का ट्रैक्टर उसे चला सकेगा? जी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। एक प्रश्न और है कि पराली के लिए कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाले कि उसका स्प्रे कर दे, खाद बन जाए। जी इंद्र जी, लगता है कि आप हमारे कार्यक्रम में थोड़ा देर से जुड़े हैं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। दोनों सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हम जल्द लौट रहे हैं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। ब्रेक से पहले हमारे दर्शक थे इंद्र सिंह जी, उनका सवाल था कि वो उनको बेलर की आवश्यकता है, अगर वो बेलर लेना चाहें तो कौन से ट्रैक्टर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ से वो ले सकते हैं डॉक्टर दिनेश जी। साथ ही उनका दूसरा सवाल ये भी था कि कौन से ऐसे पेस्टिसाइड्स या ऐसे कौन से तत्व हैं जिनका इस्तेमाल कर वो पराली का खाद में परिवर्तन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो स्ट्रॉ बेलर है, जो मशीन है, मोटे तौर पे ये उनकी गठरी बनाती है। एक तरह से जो हमारा स्टोवर है, भूसा है, उसकी गठरी बनाती है। इसका जो वजन होता है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग वजन की गठरी बनाने के लिए जो स्ट्रॉ बेलर है वो अलग अलग आते हैं। जैसे 14 किलो वाला है तो 14 किलो वाले पे करीब 1.5 लाख रुपए की छूट है और 1.5 लाख आपको अरेंज करना पड़ेगा, यानी इसकी कीमत 3 लाख रुपए है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। दूसरा, अगर बेलर हम देखें 16 से 25 किलो की अगर बेल या गठरी बनानी है तो इसका दाम है 5,50,000 रुपए। मतलब छूट है इसकी 5,50,000 और 11 लाख इसकी कीमत हो जाएगी। तो इसी तरीके से और बड़ा अगर आपको चाहिए तो ये 200 किलो तक की बेल बना सकता है, गठरी बना सकता है, लेकिन उसकी कीमत हो जाएगी 18 लाख। तो निश्चित तौर पे अगर आप छोटा वाला 14 किलो वाला लेते हैं तो आसान है और इसी के हिसाब से जो ट्रैक्टर की हॉर्स पावर है वो बढ़ती जाएगी। अगर आपको मोटी गठरी बनानी 200 किलो वाली तो बड़ा ट्रैक्टर चाहिएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको 14 किलो वाली बनानी तो मैं समझता हूँ 60 से 65 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो काम कर देगा इसमें। दूसरी बात आपने कंपोस्टिंग करी कि पराली को जल्दी कैसे गलाया जाए। इसके लिए सेलुलोलाइटिक कल्चर आता है, टीका आता है। आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और इस तरह के टीके उसकी तेजी से, तीव्र गति से उसको सड़ाने के लिए, गलाने के लिए टीके आते हैं और उन टीकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप वर्मी कंपोस्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं। इस तरह के जो हमारा मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो वर्मी कंपोस्टिंग भी आप उसकी कर सकते हैं। जी डॉक्टर दिनेश जी, तमाम ऐसे हमने जानकारियां पहुंचाई और तमाम ऐसे आपने भी उदाहरण दिए हैं कि इन चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है पराली के क्षेत्र में, अगर हम बात करें, विकास हो रहा है, इसमें भी पराली का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। पैकिंग मटेरियल बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बन रही है। तो अगर कोई किसान भाई इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहता है या फिर उनके आसपास के क्षेत्र में ये चीज़ कहाँ पर उपलब्ध है कि जहाँ पर वो अपने इस पराली को पहुँचा सकें, जाकि जहाँ पर पैकिंग मटेरियल में इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर अन्य चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जानकारी थोड़ी सी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो धान की पराली है ये एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल का भी काम करती है। बिल्कुल। पुराने ज़माने में हमें याद है जब हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में जाड़ों का दिन होता, ठंड का दिन होता था, तो इसको बिस्तर के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसको बिछा लिया जाता था और ऊपर कपड़ा डाल के लोग रात काट देते थे, ठंड नहीं लगती। तो एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसके अलावा इसके फिल्टर भी बनाए जाते हैं तमाम तरह के। मैंने तो एक बार देखा कि इससे साड़ी भी बना ली गई थी। एक जो धान का भूसा है, इससे साड़ी बना ली। तो बहुत सारे अनेक रूप है, यहाँ पे इनोवेशंस की ज़रूरत है, क्रिएशन की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो हमारे युवा है, स्टार्टअप है, नए नए आइडिया ला सकते हैं। हालांकि वर्तमान में भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं जिन पे काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन और आगे बढ़ने के लिए हमें रुकना नहीं है। इसके दूसरे उपयोगों पे भी ध्यान देना है जो लाभकारी साबित हो सकते हैं। जी डॉक्टर राजू जी का रुख करते हैं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजू जी, अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र में वैल्यू एडिशन को लेकर, तो ये सेक्टर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, वैल्यू एडिशन हो। अगर हम किन्नू की खेती की बात करें, क्या इसमें फूड प्रोसेसिंग के जरिए कुछ संभावनाएं बनती हैं? क्या इसमें हम वैल्यू एडिशन करके कुछ उत्पाद बना सकते हैं? क्योंकि ये सेक्टर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जैसे डॉक्टर दिनेश जी ने स्टार्टअप का जिक्र किया, तो स्टार्टअप करके भी लोग फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं और वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। किन्नू ऐसा फल है कि इसका हर भाग जो है उपयोग लिया जाता है। जहाँ तक आप वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका उत्पाद बनता है, जो सबसे आसान है और स्टार्टअप भी बहुत आसानी से इस चीज़ को अपना सकते हैं, वो है इसका जूस निकालना। बिल्कुल, बहुत ही आसान तरीके से इसका जूस तैयार किया जा सकता है। जूस तैयार करते हैं तो फिर उसके 2 अवशेष और बचते हैं हमारे पास में। एक तो बाहर का छिलका बचता है और एक इसका बीज बचता है। बीज जो है इसके तेल निकालने में बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी औषधीय गुण है। इसमें जो अपन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसको बोलते हैं कि हमारे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो फिनोल्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, वो सारी चीज़ें इसकी बाहर की स्किन में और उसके बीजों में पाई जाती है। तो आज के समय में भी, हमारे वर्तमान में भी किन्नों से
प्राथमिक रूप से फ्रेश ईटिंग के बाद में दूसरे नंबर पे इसका जूस तैयार किया जाता है और उसकी जो छिलका है उसका पाउडर बना करके ये सौंदर्य वर्धक के साथ साथ में ये औषधीय गुणों से भी भरपूर है, इसका उसमें भी प्रयोग किया जाता है। बीज का जो है तेल के साथ साथ में नर्सरी क्षेत्र में नए पौधे और उसके रूट स्टॉक तैयार करने में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जूस के अलावा इसमें जेली बनाने में इसका जब छीलते हैं तो अंदर जो सफेद सा जो पदार्थ दिखाई देता है वो जेली बनाने के लिए उसमें पैक्टिन की पर्याप्त मात्रा होती है। कच्चे फल अगर झड़ गए हैं तो उसका पाउडर बनाया जा सकता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन का। और इसके साथ में इसकी वैक्सिंग करके, सिंपल वैक्सिंग, बहुत आसानी से इसकी वैक्सिंग होती है, इसकी पैकिंग होती है और कोल्ड स्टोरेज में इसको लंबे टाइम तक रखा जा सकता है। तो ये ऐसा फल है कि जिसको हम खराब होने से बहुत सारी विधियों से बचा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। डॉक्टर राजू जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि वैल्यू एडिशन करके भी और प्रोसेसिंग के जरिए भी आप किन्नू के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और तमाम तरह के उत्पाद आप बाजार में देखते हैं उसको बनाकर भी अपनी कमाई का एक अन्य जरिया बना सकते हैं। डॉक्टर राजू जी, कीमती समय निकाल कर आप स्टूडियो में पहुंचे, हमारे दर्शकों तक किन्नू के बागों से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिनेश जी, आप भी कीमती समय निकाल कर पहुंचे और बहुत महत्वपूर्ण विषय पराली प्रबंधन इस समय हो जाता है और ऐसे समय पर हमारे किसान भाइयों को जागरूक किया आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारियां जो आपने पहुंचाई है, उम्मीद करेंगे किसान भाई तमाम जानकारियों का लाभ उठाएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम उम्मीद करते हैं जो जानकारियां आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई है उन जानकारियों का आप सही तरीके से लाभ लेकर सही समय पर एक्शन लेंगे और पराली प्रबंधन करके आप पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, अपनी आय को बढ़ा सकेंगे, क्योंकि पराली भी आपकी आय को बढ़ा सकता है। और किन्नू के बागों को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, किन किन क्षेत्रों में आप कर सकते हैं खेती, उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाई गई है। आप नजर डालते हैं कि हेलो किसान के अगले अंश में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से विषय से जुड़े हुए आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं। बात करेंगे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती कर कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही दूसरा विषय रहेगा हमारा रबी मक्का की खेती कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे मक्के की खेती करके आप भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, उसमें भी आप क्या फूड प्रोसेसिंग करके कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अब इस हेलो किसान कार्यक्रम से जुड़ी आपकी कोई भी जानकारी या कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके अतिरिक्त आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फोन करके भी अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। आप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर है 1800113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। तो आपके सुझाव और आपके जो विचार होते हैं हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में जो दर्शक देर से जुड़ते हैं उनके लिए भी एक सुविधा है। आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। करना आपको बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर भी आप देख सकते हैं और कई लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा भी सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम आपसे लेंगे विदा। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।